वेलकम टू पायनियर क्लासेस। आज से हम लोग रिविजन्स नोट्स भूगोल का, ज्योग्राफी का देखने वाले हैं। आपका ये बिहार सरकार द्वारा संपादित नोट्स है और इसी रूप में आपको आंसर्स देते चलने हैं। आपका जो है ज्योग्राफी का बुक वो 2 इकाइयों में है। एक इकाई को आप ज्योग्राफी कह सकते हैं तो दूसरे इकाई को आप पर्यावरण कह सकते हैं या प्राकृतिक आपदाएं से संबंधित है। आपका इकाई 1 में भारत संसाधन एवं उपयोग, 2 में कृषि, तीसरे में निर्माण उद्योग, चौथे में परिवहन संचार, 5वें में बिहार एवं कृषि संसाधन और 6ठे में मानचित्र अध्ययन पढ़ना है। वहीं अगर देखें आपदे वाले खंड में आपको प्राकृतिक आपदा एक परिचय, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, भूकंप और सुनामी का एवं जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन और आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था तथा आपदा और सह अस्तित्व के बारे में पढ़ना है। चलिए हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी के खंड 1 को। आपका पहला चैप्टर ही है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत के संसाधन एवं उपयोग। तो संसाधन को क्या कहते हैं कि मानव जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुएं संसाधन कहलाती है। जो भी चीज़ हम उपयोग में लाते हैं वो सारे के सारे चीज़, चाहे वो जैविक हो, अजैविक हो, निर्जीव हो, सजीव हो, पुनः हमें मिले या ख़त्म हो जाए, वो सारे चीज़ क्या है? संसाधन है। जैसे जल, पेड़ पौधे। संसाधन को मूल रूप से 2 टुकड़े में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक टुकड़ा है संसाधन को प्राकृतिक संसाधन, जो हमें प्राकृतिक रूप से मिला है, और दूसरा मानवीय संसाधन, जो मानवों ने तैयार किया है अपने आवश्यकता के लिए, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। प्राकृतिक संसाधन भी हमें 2 रूप में मिला है। एक है नवीकरणीय संसाधन और एक है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जो हमें बार बार मिल रहा है, जिसकी समाप्ति या जो इसकी पूर्ति सतत लगातार हो रही है। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, या ये सब जो संसाधन, या प्राकृतिक वनस्पति हो गया, वन्य जीव हो गया, ये सब के सब जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, बल्कि हमें बार बार इनका एक नया रूप मिलते जा रहा है और ये ख़त्म नहीं होंगे। जबकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें का हम उपयोग करते हैं जिसको प्रकृति ने बनाया है कि वो एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा। जैसे धातुएं जो है वो उसकी मात्रा सीमित है, तो वो हमारे उपयोग के लायक। वैसे ही जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल है, डीजल है, एक न एक दिन ये सब समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि नवीकरणीय संसाधन है या अनवीकरणीय। तो आपसे जैसे पूछ दिया जाएगा कि पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, वनस्पति या जीव किस संसाधन के अंतर्गत है, तो ये नवीकरणीय है। जबकि धातु और जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे किस संसाधन के अंतर्गत है, तो ये सब अनवीकरणीय है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आपका आता है। उसके बाद है मानवीय में अगर देखें तो मानवीय आधार पे 4 टाइप के संसाधन हैं। व्यक्तिगत संसाधन, सार्वजनिक स्वामित्व वाला संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब व्यक्तिगत संसाधन जैसे आपका मकान हो गया, आपका दुकान हो गया, आपका खेत हो गया, यानी जो एक पर्सनली व्यक्ति का कोई संपत्ति है वो व्यक्तिगत संसाधन है। और वहीं अगर सार्वजनिक संसाधन तो स्कूल हो गया, मंदिर हो गया, ये सब सार्वजनिक संसाधन है जिसका उपयोग सारे लोग कर सकते हैं। और वहीं अगर देखें राष्ट्रीय संसाधन, तो राष्ट्रीय संसाधन में कौन होगा? राष्ट्रीय संसाधन जिस पे देश का अधिकार हो। जैसे 200 तटीय, मतलब आपकी तटीय सीमा रेखा से 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो क्या होता है? आपका कंट्रोल में होता है। परंतु 200 के बाहर जितना भी समुद्र का हिस्सा है वो अंतर्राष्ट्रीय, उस पर सारे देशों का कंट्रोल हो सकता है। वहाँ पे सारे देश अपना व्यापार या वहाँ से वो सारे देश संसाधन इकट्ठा कर सकते हैं। जबकि 200 किलोमीटर तक के संसाधन पे आपके देश का अधिकार है, इसलिए वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। अब आगे देखते हैं संसाधन नियोजन। अगला टॉपिक है आपका क्या? संसाधन नियोजन। नियोजन का मतलब होता है नियम से योजना बनाकर उपयोग करना, संसाधनों का विवेकपूर्ण मतलब बुद्धि लगा के उपयोग, ठीक, संसाधन नियोजन कहलाता है। और ये किस लिए जरूरी है संसाधन नियोजन? तो सतत विकास, कि हम लगातार विकास के क्रम में आगे बढ़ते रहें, इसके लिए संसाधन नियोजन और संसाधन का संरक्षण दोनों जरूरी है। नियोजन का मतलब नियम का उपयोग करना और संरक्षण का मतलब है संसाधनों की रक्षा करना। तो संसाधन की रक्षा जो कर रहे हैं ये हमें भविष्य के लिए इकट्ठा रख सकते हैं, इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है। अब सतत विकास क्या होता है? तो सतत विकास होता है भविष्य पीढ़ी
यानी अगर बाप अपने बेटे के लिए कुछ भी जमा रखता है या उसका उपयोग इसलिए नहीं करता है कि इसका उपयोग हमारे आगे आने वाली पीढ़ी करेगी, तो इस चीज़ को, इस मानसिकता को हम बोलेंगे सतत विकास की मानसिकता, कि अगले पीढ़ी की चिंता करते हुए संसाधनों का प्रयोग करना सतत विकास मतलब लगातार विकास कहलाएगा, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण ना हो। हम संसाधनों का प्रयोग करें और पर्यावरण प्रदूषण ना हो, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण अगर हो जाएगा या कोई चीज़ समाप्त हो जाएगा तो वो हमारे अगली पीढ़ी को नहीं मिलेगी और अगली पीढ़ी के लिए खतरनाक हो जाएगा, तो वो हमारा सतत विकास नहीं होगा। आगे पर्यावरण दिवस, ये पूछा जाता है आपसे बार बार क्वेश्चन के रूप में। संसाधन संरक्षण की दृष्टि से 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगे है नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो अभी हमने इसकी चर्चा की। वैसे संसाधन जो पुनः पुनः हमें मिल रहा हो, हमें प्राप्त किया जा रहा हो, दिया जा रहा हो, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सब के सब की ख़त्म यानी इसकी समाप्ति संभव नहीं है, ये हमें लगातार मिलता रहेगा, तो वो सारे के सारे नवीकरणीय संसाधन है। जबकि अनवीकरणीय एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है, जैसे कोई कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जो है डीजल, पेट्रोल, ये सब हमारा क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। आगे अलग अलग आधारों पर संसाधनों का, तो सबसे पहले विकास के आधार पे, किसके आधार पे? विकास के आधार पे संसाधन। पहला होता है संभावी संसाधन, दूसरा होता है विकसित संसाधन, तीसरा होता है भंडार संसाधन और चौथा होता है संचित कोष संसाधन। क्या होता है? संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। अब संभावी संसाधन किसे कहेंगे? तो भविष्य में, अभी हमें उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, परंतु भविष्य में जिसका उपयोग जिस संसाधन का कर सकते हैं या हो सकता है वहाँ पे वो चीज़ मिले, तो वो संभावी संसाधन कहलाएगी। विकसित संसाधन, तो विकसित संसाधन हम उसे कहते हैं जिसका हम प्रयोग करें, उपलब्ध तकनीक से उपयोग करने लायक है। जैसे अगर आप देखिए, तो पहले हम यूरेनियम का उपयोग नहीं कर पा रहे थे, परंतु अब यूरेनियम का उपयोग कर रहे हैं। तो पहले यूरेनियम जो जब उपयोग नहीं कर रहे थे तो वो संभावी संसाधन था, परंतु अब हम यूरेनियम का प्रयोग कर रहे हैं नाभिकीय रिएक्टरों में, तो वो हमारा विकसित संसाधन हो गया। यानी जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, हम अलग अलग चीज़ों का, आप सुने होंगे कि कोई पानी से चलने वाला गाड़ी बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, कोई सौर ऊर्जा से चलने वाला गाड़ी बना रहा है। तो इसका मतलब है अगर पहले हम सूर्य के प्रकाश से गाड़ी नहीं चलाते थे तो सौर ऊर्जा हमारे लिए क्या था? संभावी संसाधन था, परंतु अब ये हमारे लिए क्या है? क्योंकि हम अपने टेक्नोलॉजी से इसका उपयोग कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा विकसित संसाधन हुआ। अब है भंडार संसाधन, मतलब हम भंडार संसाधन का कहने का तात्पर्य ये है कि हमें पहले तो क्या था कि पहले इसका उपयोग मतलब उपयोग करने हमें आता है, परंतु हमने उसे इसलिए रख दिया है कि उसको भविष्य में उपयोग करेंगे, तो वो होगा भंडार संसाधन। जैसे बहुत सारे खदानों की खोज कर ली गई है, परंतु उन खदानों से हम इसलिए नहीं निकालते हैं धातुओं को, कोयला को, पेट्रोल को, कि इसको हम बाद में यूज करेंगे, तो वो हो गया हमारा भंडारित संसाधन, कि हमारे पास वो भंडार के तौर पे धरती में ही रखा हुआ है। ठीक। संचित कोष संसाधन, तो भंडार संसाधन को संचित रूप में रखना मतलब उसको निकाल के रखे। जैसे दोनों में अंतर है, जैसे कोयला अगर धरती के अंदर है तो वो मेरा भंडारित है, परंतु अगर उसको निकाल के किसी फैक्ट्री में रख दिए, किसी गोडाउन में रख दिए, तो वो हमारा संचित हो गया। ठीक है, तो जो भंडारी संसाधन है वो संचित संसाधन के रूप में रखा जा सकता है। आगे प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? तो जो भी प्राकृतिक ने हमें दिया है वो सारे के सारे क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन है। तो सबसे पहले प्राकृतिक ने हमारे जमीन, हमारे पैर के नीचे जो है, जो जहाँ भी जाते हैं वो रहता है, वो है ज़मीन, और ज़मीन हमारा प्राकृतिक संसाधन है। इसका उपयोग घर बनाने में, खेती करने में, उद्योग लगाने में, या कह सकते हैं बहुत सारे मामले में। अगर ज़मीन नहीं हो तो चारों तरफ पानी होगा, महासागर होगा, इसका मतलब स्थलीय जीव की चर्चा ही नहीं होगी। तो पृथ्वी के ऊपर पतली असंगठित परत जिसमें पेड़ पौधे वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होता है उसे हम मृदा कहते हैं, और ये एक प्राकृतिक संसाधन है। जैसे प्रत्येक धरती संसाधन नहीं कहलाएगा, संसाधन हम केवल उसे कहते हैं जिसको हम उपयोग कर रहे हों या उपयोग करना जानते हों, वो संसाधन है। जैसे मान लेते हैं कि हिमालय पहाड़ के ऊपर का पत्थर, वो हमारे लिए संसाधन नहीं है क्योंकि हम उसका उपयोग
नहीं कर पा रहे हैं। परंतु अगर हम वहीं देखें हिमालय पहाड़ के नीचे तराइन वाला, तो उससे हम पत्थर काट काट के ला रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, वो हमारे लिए संसाधन है। तो जिसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं वो संसाधन नहीं है, जिसका उपयोग करना शुरू कर दिए। जैसे बहुत सारे जगहों का मृदा मट्टी तो है परंतु वहाँ पे हम कोई कृषि या कोई कार्य नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो हमारे लिए क्या है, संसाधन नहीं है। जैसे राजस्थान का पूरा बालू हो गया, ठीक, उसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं या न उपयोग कर सकते हैं, ना ही हमें पता है कि उसका उपयोग क्या करें उतने मात्रा में बालू का, तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। जिस दिन हमें पता चल जाएगा कि इस बालू का ये किया जा सकता है, इसका मतलब वो उस दिन संसाधन के रूप में आ गया। आगे मृदा निर्माण के कारक। तो मृदा निर्माण जो होते हैं वो चट्टानों से होते हैं। उच्चवाह, चट्टान, ज्वालामुखी, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण या समय, ये सब की सहायता से मिट्टी का निर्माण होता है। मृदा के प्रकार में क्या है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा। आपको चूंकि 5 ही प्रकार की मृदा पढ़ने हैं, जब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप मृदा के 5 ही प्रकार बताएंगे। ऐसे और भी होते हैं परंतु आपको 5 प्रकार बताने हैं कि मृदा के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। अब है कि जलोढ़ मृदा हम किसे कहेंगे, तो जलोढ़ मृदा क्या होता है, जो नदियां बहा के लाती है, ठीक। ऐसे आप समझिए, जलोढ़ में क्या है, जल है। जल कहाँ होता है, नदियों में, तो नदियाँ जो बहा के लाएगी उससे जो मिट्टी बनेगी वो जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को याद करने का ये नॉर्मल, जलोढ़ में है जल, जल कहाँ होता है, नदी में, तो नदियों द्वारा बहाए गए मिट्टी से जो मृदा बनती है, तैयार होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा, जल ओढ़ा हुआ मृदा। आगे, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबों के निक्षेप से बनी मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। और इसमें प्रमुख फसल, ये आपसे पूछा जाता है कि जलोढ़ मृदा में कौन सा फसल अधिक होता है, तो आपको पता होगा जो हमारा बिहार यूपी है वो गंगा यमुना का जलोढ़ मृदा वाला मैदान है, तो वहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है, तो चावल और गेहूँ मुख्य रूप से होता है। कहीं कहीं अगर यूपी की बात करें तो वहाँ गन्ना होता है। इसका मतलब ये 3 फसल जो है, गन्ना, चावल, गेहूँ, ये जलोढ़ मृदा में अत्यधिक होता है। अब है काली मिट्टी, इसका दूसरा नाम रेगुर मिट्टी, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। इस मिट्टी का निर्माण दक्कन पठारी बेसॉल्ट चट्टानों से होता है। सॉल्ट सलेटी, ऐसे आप याद रखिएगा। सलेट कैसा होता है, काला, ठीक है, तो सॉल्ट काला, तो काली मृदा जो होता है वो सलेटी होता है और बेसॉल्ट चट्टान से बनता है। मतलब सलेट किससे बनता है, तो काली मृदा से, ठीक। और सलेट क्या होता है, चट्टान होता है, पत्थर के सलेट आता है, मतलब वो चट्टान से, बेसॉल्ट चट्टान से कौन बनता है, काली मृदा बनता है, ठीक है, तो सलेटी होता है। विघटन से होता है और काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर है। इसमें चूंकि इसमें क्या होता है कि ये सड़ा हुआ मृदा भी आप कह सकते हैं, चूंकि इसमें पानी को स्टोर करने की क्षमता, जमा कर रखने की क्षमता ज़्यादा दिन तक होती है। इससे क्या होता है, मट्टी सड़ जाता है और मट्टी क्या हो जाता है, काला हो जाता है, ठीक। तो दूसरा काली मृदा को याद रखने का ये तरीका है। और ये क्या है कि जब ये चिपचिपा हो जाता है तो ये बहुत ठोस हो जाता है, इसमें पानी अंदर नहीं जा पाता है। तो इसलिए इसमें वैसे फसल को हम लोग लगाते हैं जहाँ पे पानी से उसकी वृद्धि ज़्यादा हो, और इसमें कौन है, कपास और गन्ना है। तो काली मृदा में प्रमुख फसल कौन है, कपास और गन्ना, क्योंकि गन्ना को जितना पानी देंगे वो उतना ज़्यादा रस वाला हो जाएगा। और कपास का क्या है कि जितना ज़्यादा पानी देंगे वो उतना ज़्यादा फूल जाएगा, उसका रेशा जो होगा उतना हल्का हो जाएगा और उतना अच्छा हो जाएगा। अब लाल एवं पीली मृदा, इस मृदा का विकास आग्नेय चट्टान से होता है। आप ऐसे याद रखिए, पीली मृदा, पीला आग के कैसा होता है, पीला होता है, आग पीला होता है, तो आग से जो बनेगा, मतलब आग्नेय चट्टान से जो बनेगा वो कैसा मृदा होगा, पीली मृदा होगा। तो मतलब आग से बनने वाली मृदा पीली मृदा, यानी आग्नेय चट्टान से बनने वाली मृदा पीली मृदा, और सलेटी चट्टान से बनने वाली मृदा काली मृदा, चूंकि सलेट काला होता है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में ऐसा होता है, क्योंकि जहाँ पे आग लगेगा वहाँ पे ऑटोमेटिक वर्षा कम है, मतलब धूप ज़्यादा है तो वर्षा कम है। तो ये क्या हो गया आपका, लाल एवं पीली मृदा कम वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। आगे है लेटराइट मृदा, कौन सा मृदा, लेटराइट। इस मृदा का उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा। अब देखिए, जिसमें लेटराइट मतलब वर्षा तो होता है परंतु लेट से होता है, यानी तापमान भी ज़्यादा हो जाता है तब वर्षा होता है, यानी वर्षा भी ज़्यादा है और
लेट से भी हो रहा है, मतलब तापमान भी ज़्यादा है, लाइट भी ज़्यादा है, ऐसे लेट राइट। राइट का मतलब धरती के लिए बारिश जरूरी है, तो राइट कंडीशन में वर्षा भी हो रहा है और लाइट भी पड़ रहा है, मतलब तापमान भी ज़्यादा है और वर्षा भी ज़्यादा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लेट राइट मृदा। और ये कहाँ पाया जाता है, मूल रूप से केरल के तटीय इलाकों में पाया जाता है, जहाँ बारिश भी ज़्यादा होती है और यहाँ पे तापमान भी ज़्यादा होता है। और इसका प्रमुख फसल काजू है, याद रखें, या व्यापारिक फसल वाला सारा चीज़, काजू, चाय, कहवा, ये सब जो है, कहवा मतलब कॉफ़ी, ठीक है, तो ये सब ये इधर ज़्यादा होता है। मरुस्थलीय मृदा, अब मरुस्थल मृदा मतलब जहाँ पे निम्न मरुस्थल, वह स्थल जो मर गया, मरुस्थल वह स्थल जो मर गया, मतलब वहाँ पे कोई भी चीज़ जिंदा नहीं है, ना ही वहाँ अच्छा फसल हो सकता है, ना ही कोई जीव जंतु रह सकता है, ठीक, मतलब जहाँ सब कुछ मर गया वो मरुस्थल, मरने वाला स्थान। तो मृत्यु कब होती है, जब बारिश नहीं होती है। तो जहाँ पे मृदा का विकास लंबी शुष्क ऋतु, शुष्क माने होता है गर्मी ऋतु, अल्प वर्षा मतलब बहुत कम वर्षा और बलुई मिट्टी, पूरा के पूरा बालू हो, वैसे क्षेत्र को मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। और ख़ास तौर पे कहाँ, तो राजस्थान, हरियाणा और उत्तरी गुजरात। पश्चिमी हरियाणा, अगर आप फिगर में देखिएगा तो पश्चिम में हरियाणा, चूँकि हरियाणा का कुछ हिस्सा राजस्थान से मिलता है, तो राजस्थान के तरफ जो हिस्सा है उधर में हरियाणा, राजस्थान और कौन, उत्तरी गुजरात। तो गुजरात का उत्तर में राजस्थान है, तो आप ऐसे सेंटर पॉइंट में कौन रखें, राजस्थान रखें। तो राजस्थान के उत्तर में कौन, मतलब गुजरात के उत्तर में कौन है, राजस्थान। और मूल रूप से सारा का सारा कहाँ है, ठीक, सारा का सारा कहाँ है, राजस्थान में है। तो मरुस्थलीय मृदा कहाँ हो गया, गुजरात में, हरियाणा में और राजस्थान में। हाँ, आपको ये सारे, इस चैप्टर को जब आप किताब से पढ़ें तो आप अपने दिमाग में पूरा का पूरा भारत का नक्शा लेके पढ़ें। अगर आपका नक्शा सही है, कंप्लीट है, तो आपको मृदा चैप्टर, जल चैप्टर, संसाधन चैप्टर, मतलब इस पूरे इकाई में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, भूमि का उपयोग, कि कितने भूमि का उपयोग किस लिए करते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, ये क्वेश्चन खूब पूछता है कि जो भूभाग है, मतलब पृथ्वी का जो ऊपरी परत है, उसका 71% जल है और 29% भूभाग है। अब इस 29% को अगर हम 100% मान लें, इस भूमि के भाग को, भूभाग को 100% मान लें, तो इसका 48.83 लगभग 49% इसके आसपास हो सकता है, ठीक है। कृषि की लगी भूमि है, कृषि लगी हुई भूमि है, मतलब इसमें खेती होता है। 24.8 मतलब लगभग 25% आकृष्ट बंजर भूमि है, इसमें खेती पहले होता था परंतु अब होता नहीं है, ये चिरारी जैसा बन गया है। आगे है वन, मतलब 23% पे वन है, ठीक है, होना चाहिए 33% पे, परंतु अभी 23% पे वन है, 23.54% पे। ये कभी कभी आपको 20% के आसपास ऑप्शन देगा, तो उसको भी मार सकते हैं। आगे है चारागाह, इंडिया में चारागाह सबसे कम है, इसी कारण यहाँ पशुपालन तो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, परंतु चारागाह ना होने के कारण मवेशियों की जो उत्पादकता है, दूध उत्पादकता है, ये बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे चारागाह नहीं है, तो मवेशियों को चरने के लिए कोई ज़मीन मिलता नहीं है। मात्र 3% के आसपास है, 2.83% है। अब है भारत में कुल क्षेत्रफल का 54% भूमि कृषि योग्य है, जिसमें 48% पे हम लोग काम में लगे हुए हैं। तो 4% क्या हुआ, 4% में बाकी सब शहर वहर सारे चीज़ बसा हुआ है, ठीक, जितने भी हो गए कल कारखाने, ये सारे बसते जा रहे हैं। भूक्षरण, अब भूक्षरण क्या है, तो मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा, विविध क्रिया मतलब हो सकता है जल द्वारा, हो सकता है हवा द्वारा, हो सकता है हिमानी मतलब बर्फ़ द्वारा, बर्फ़ से ढका हुआ है तो उसमें कोई उपयोग तो हम कर नहीं सकते हैं, तो ये सारे को स्थानांतरित होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, भूक्षरण कहते हैं। भूमि का क्षरण मतलब जिस भूमि का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। भू संरक्षण, भू संरक्षण, अब भूमि की हो सकता है कट कट के नदी में बह रहा हो, तो उसको हमको संरक्षित करने की जरूरत है। तो भू संरक्षण, तो मिट्टी के कटाव तथा उसके उत्पादकता को बचाना अथवा रोकने की क्रिया को हम भू संरक्षण कहते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें, भू क्षरण का मतलब मिट्टी का बर्बाद होना, और भू संरक्षण का मतलब उस बर्बादी को रोकना। अब वो चाहे जैसे हो रहा हो, जैसे पंजाब की भूमि जो है वो ज़्यादा बर्बाद इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ ज़्यादा पटा दिया है, ठीक
ठीक है, अधिक सिंचाई के कारण पंजाब की भूमि खराब हो गया, राजस्थान का भूमि कम सिंचाई के कारण खराब हो गया। ठीक, अब वैसे ही अगर देखें अलग अलग टाइप की जगहों की भूमि अलग अलग कारण से क्या हुआ है, बर्बाद हुआ है। तो ये आपको दो चीज़ याद रखिएगा कि राजस्थान का भूमि कम सिंचाई के कारण और पंजाब की भूमि अधिक सिंचाई के कारण बर्बाद हुआ है। आगे भू संरक्षण के उपाय, पहला तो एक है समुच्चय जुताई। ये समुच्चय जुताई क्या है कि क्या होता है कि पूरे के पूरे एक ढलाव पे या एक जैसे स्थिति में हम पूरे खेत को एक जैसा ही फसल रोप देते हैं और उसे बोलते हैं समुच्चय जुताई, मतलब पूरे को जोत दो और एक ही जैसा फसल लगा दो। दूसरा क्या होता है पट्टिका कृषि, खास तौर पे ये पट्टिका कृषि उन मैदानी इलाकों में जहां पवन द्वारा अच्छे होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं पहले घास लगा देते हैं और उस घास के बीच बीच में क्या करते हैं हम पेड़ पौधा लगाते हैं। इससे क्या होता है कि पवन जो हवा की झोंका आता है उससे मिट्टी का ऊपरी सतह उड़ के नहीं जा पाता है, क्योंकि हमारा घास लगा हुआ है और घास का जरी उस मिट्टी को क्या किया हुआ है पकड़े हुए हैं। तो पट्टिका कृषि क्या है और समुच्चय जुताई। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि समुच्चय जुताई किस क्षेत्र के लिए लाभदायक है, तो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, और पट्टिका कृषि किस क्षेत्र के लिए लाभदायक है, तो वो कहाँ के लिए, मैदानी क्षेत्र के लिए लाभदायक है। अब है और क्या कैसे रोक सकते हैं, तो वन रोपण, जैसे कहीं कहीं क्या होता है नदियों के जो मेर होते हैं वो धरती को काटते चला जाता है। अगर हम यहाँ वहाँ नदियों के मेर को पे वृक्षारोपण कर दें तो वो क्या करेगा उन मिट्टियों को पकड़ के रखेगा और इससे जो आसपास में कटाव होता है नदियों द्वारा वो कटाव कम हो जाएगा। आगे है फसल चक्रण। फसल चक्रण में क्या होता है कि एक ही मिट्टी पे जैसे पहले हम धान रोपे तो धान को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, फिर हम क्या किए रब्बी रोपे, मतलब उसमें दलहन पौधा लगा दिए। दलहन को नाइट्रोजन चाहिए ही नहीं तो परंतु दलहनी पौधे नाइट्रोजन को उत्पन्न करता है, तो जो ये दलहनी पौधे उत्पन्न करता है वो धान की फसल क्या करता है उसको ग्रहण करता है। इसका मतलब है अगर जिसमें दलहनी पौधे है उसमें फिर से धान रोपा जाए तो उसकी धान की फसल भी अच्छी होगी और चने की फसल भी अच्छी होगी, दलहन की फसल भी अच्छी होगी। इसलिए हम क्या करते हैं फसल चक्रण के द्वारा भी मिट्टी के उर्वरता को संरक्षित कर सकते हैं। अब अगर एक ही खेत में हम बार बार धान रोपते रहें तो इससे क्या होगा, चूंकि उस खेत से एक ही टाइप का पोषक तत्व बार बार एक फसल खींच रहा होगा तो उस खेत में उस पोषक तत्व की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी और अगला फसल जो होगा खराब होगा, उतना अच्छा नहीं होगा। आगे अगला इकाई है आपका ख जल संसाधन। अभी अभी हमने बात क्या किया था कि जल जो है पूरे भूभाग का 71% है, तो 71% को अगर हम 100% मान लें कि पूरा जल क्या हो गया 100%, तो उस 100% जल में 97.5% 97.5% महासागर में है और महासागर का जल है कैसा, खारा है, जिसको ना पी सकते हैं ना फसल पटा सकते हैं, यानी उसका उपयोग करने के लिए सुविधाएं हमारे पास नहीं है। लवणीय जल है, वो सारे के सारे जल कैसे हैं, लवणीय हैं और उसमें मात्र 2.5% जल मृदु और मीठा अलवणीय है, मतलब जिसका हम प्रयोग करते हैं पीने में या किसी और काम में। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो पृथ्वी के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से में क्या है, जल है और उस जल के कारण क्या होता है ब्रह्मांड से पृथ्वी नीला दिखता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। आगे है जल संसाधन के, तो जल संसाधन दो टाइप के जल संसाधन हम लोग उपयोग करते हैं मीठा जल में। पहला जल है भूपृष्ठ जल, मतलब भूमि के ऊपर जो जल है, जैसे नदी में जो जल है, जो जल झील में है, जो जल तालाब में है, ये भूमि के ऊपर है। आप इसका खेत पटाने के लिए या और सारे काम करने के लिए कर सकते हैं। और भूमिगत जल जो भूमि के नीचे सोखे हुए हैं, विभिन्न चट्टानों के दरारों के बीच में जल की बहुत ज़्यादा मात्रा है, तो वो और हम वो उस जल को शुद्ध मानते हैं, क्योंकि वो छन के नीचे जाता है तो वो नीचे से साफ जल निकलता है, तो वो हम पीने के उपयोग में लाते हैं। परंतु नीचे भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन से क्या हो गया, भूमिगत जल का स्तर बहुत नीचे चल गया है और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास पीने के लिए शुद्ध जल की कमी हो जाएगी। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, अब ये क्या है, अब जल को क्या होता है, नदियों द्वारा जो जल होता है वो बहते बहते समुद्र में मिल जाता है और जाके खराब हो जाता है, तो हम किसी उपाय लगा के हम नदियों के जल को रोक देते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको एक जगह जाके इकट्ठा करते हैं और जैसे ही वो इकट्ठा होता है उसको हम विभिन्न उद्देश्य के लिए, अब कौन कौन से उद्देश्य के लिए, जैसे अगर नदियों का जल को हम नियंत्रण कर लें तो हमारा बाढ़ रुक जाएगा,
बाढ़ पे हमारा नियंत्रण हो जाएगा, मृदा अपरदन रुक जाएगा, जो नदियाँ जिधर तिधर बहती है और मृदा को बहा बहा के लेके जाती है वो रुक जाएगा। पेयजल आपूर्ति, पेयजल की कमी नहीं होगी, क्योंकि जब हम रोकेंगे उसको तो वो नीचे की ओर सोखेगा धरती, तो उससे हमारा क्या होगा, भूमिगत जल भी बढ़ेगा स्तर। उसके बाद है विद्युत उत्पादन में, जब हम डैम बनाते हैं तो आप एक फिल्म देखे होंगे स्वदेश, उसमें पहाड़ के एक छोटे से झरने से अपने गांव में बिजली लाता है, तो उसी प्रकार से बिजली सारे जगहों पे जल विद्युत द्वारा आ रहा है और लगभग हमारा 50% जो है अब धीरे धीरे 50% तक हम जल विद्युत की ओर ही जा रहे हैं। परिवहन एवं मनोरंजन, ठीक, तो परिवहन के लिए आप कह सकते हैं, तो परिवहन एवं मनोरंजन के लिए हम कैसे इसका प्रयोग करते हैं। परिवहन के लिए आप देखते होंगे स्टीमर चलता है, नाव चलता है। मनोरंजन के लिए तो लोग झीलों में क्या करते हैं, नौका खेलने जाते हैं, तैरने जाते हैं, तो इस टाइप से क्या होता है, हम परिवहन और मनोरंजन के लिए भी इस जलों का प्रयोग कर सकते हैं। मत्स्य पालन, ये आजकल बहुत ही प्रमुख उद्योग बनता जा रहा है। उसके बाद है पर्यटन के लिए, हम झरनों को देखने जाते हैं, इसका मतलब वहाँ पे पर्यटन स्थल बनाए जाते हैं। जल कृषि, जल कृषि का मतलब हमारा मछली पालन से केवल नहीं है, जल कृषि का मतलब होता है कुछ लोग क्या करते हैं, जलीय पौधे जैसे सिंघारा, जल वाला सिंघारा जो होता है वो उगाते हैं। जल में और क्या हो सकता है, मनी प्लांट, इस टाइप के पौधे, अब उससे हम औषधीय पौधे तैयार कर सकते हैं। या जल में कमल, इस टाइप के चीज़ें जिससे स्याहियाँ बनती है, तो उस टाइप के क्या है कि बहुत सारे जलीय पौधे का हम उपयोग करते हैं और उसी को बोलते हैं जल कृषि, जल में खेती करना। सिंचाई कार्य, सिंचाई कार्य क्या है, तो जल का ही उपयोग हम सिंचाई के लिए करते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं, अगर हम नहर व्यवस्था कर दें डैम बना के, तो क्या होगा, सिंचाई में हमारा वो नहर बहुत ज़्यादा, तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं मतलब बहुत सारे उद्देश्य को बनाकर जो हम कोई कार्य करते हैं जल को केंद्र बिंदु में रख के, तो उसे हम बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इसीलिए डैमों को, जो बांध होता है उसको जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा, मतलब भारत को खाना देने वाला। अगर भारत बेकारी और गरीबी से लड़ रहा है तो उसको केवल कौन बचा सकता है, खेती बचा सकता है, ठीक। और खेती बचाने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, डैम बनाना पड़ेगा, नहरों का जाल बिछाना पड़ेगा, ताकि उचित मात्रा में किसानों को क्या मिले, जल मिले। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ये इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं से। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं है क्या, जल के विविध उपयोग की दृष्टि से बनाई गई परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। इस नदी घाटी परियोजना भी कहा जाता है और इसे भारत का क्या, मंदिर भी कहा जाता। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य सिंचाई, विद्युत उत्पादन, पेयजल आपूर्ति, पर्यटन, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए नदियों पर बनाने गए बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। इसी चीज़ की बात कर रहे थे। आगे है जल संकट। अब चलिए, जल संकट क्या है, जल की अनुपलब्धता। अब कहिएगा कि जल तो उतना ज़्यादा है कि 71% है, तो फिर जल की अनुपलब्धता कैसे हुआ। तो जल की अनुपलब्धता मतलब जहाँ चाहिए जल वहाँ नहीं है। अब राजस्थान में जल चाहिए वहाँ नहीं है, अब जल जहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ पे भरल है, जैसे समुद्र में भरल है, परंतु समुद्र में थोड़े हमको चाहिए। अब कहेगा समुद्र में तो कहाँ चाहिए, तो इस चीज़ को बोलते हैं कि जहाँ पे जल चाहिए वहाँ नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि वहाँ जल की क्या हो गई है, अनुपलब्धता हो गई है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में जल की अति दोहन से, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल के अति दोहन से आर्सेनिक, और राजस्थान महाराष्ट्र में फ्लोराइड, बिहार में आर्सेनिक और महाराष्ट्र और राजस्थान में फ्लोराइड। आप ऐसे सोचिए, भारत के किस हिस्से में, तो भारत के पश्चिमी हिस्से में, ठीक, पश्चिमी हिस्से में तो क्या है, तो राजस्थान महाराष्ट्र में फ्लोराइड है और पूर्वी हिस्से में आर्सेनिक है, ठीक। इससे आसानी से जल संरक्षण एवं प्रबंधन के उद्देश्य, तो पहला उद्देश्य क्या है, जल की उपलब्धता बनाए रखना। दूसरा क्या है, जल को प्रदूषित होने से बचाना। और तीसरा उद्देश्य क्या है, जल को प्रबंधन करने का, प्रदूषित जल को स्वच्छ एवं पुनः चक्रण करना। ये आपसे पूछा जाता है कि जल संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। 3 उद्देश्य कम से कम आप लिखिएगा, क्योंकि ये 2 नंबर में पूछेगा। तो पहला क्या है, पॉइंट बना के कि जल की उपलब्धता बनाए रखें। दूसरा क्या है, जल को प्रदूषित होने से बचाएं। और तीसरा क्या है, प्रदूषित जल को स्वच्छ एवं पुनः चक्रण करें। अब जल संभर,
प्रबंधन, जल संभर प्रबंधन, वाटर शेड मैनेजमेंट इसको कहा जाता है। ठीक, तो जल प्रवाह या जल जमाव का उद्यान, कृषि वानिकी मतलब खेती और जंगल लगाना, ये दो कामों के लिए जल कृषि इत्यादि में उपयोग जल संभर प्रबंधन कहलाता है। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं कि बिहार में कौन कौन सा परियोजना चल रहा है। पहला चल रहा है सोन परियोजना जो सोन नदी पे होगा, दूसरा चल रहा है गंडक परियोजना जो गंडक नदी पे होगा, और तीसरा चल रहा है कोसी परियोजना। ये तीनों नदियां कहाँ हैं? बिहार में हैं, और इन तीनों पे बांध बनाकर हम लोग उपयोग कर रहे हैं। प्राणियों के शरीर में, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, आपके किताब में दिया गया है 65%, तो प्राणियों के शरीर में 65%, किसी किसी किताब में 70% भी देता है, परंतु आपकी किताब में चूंकि 65 है इसलिए आप ऑप्शंस में 65 मारेंगे। ठीक है, तो प्राणियों के शरीर में 65% तथा पौधों के शरीर में 65 से 99% तक जल का अंश विद्यमान होता है। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद, अब जल विवाद क्या है? अंतर्राज्यीय जल विवाद मतलब दो राज्यों में जल को लेकर मारामारी जो चल रहा है उसको बोलते हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद। जैसे दो या दो से अधिक राज्यों के बीच नदी के जल को बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय जल विवाद संचालित है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए गठित गैर सरकारी संगठन नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सरदार सरोवर बांध के विरोध जो कि किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे, उसको नर्मदा बचाओ आंदोलन कहा जाता है। और आपसे कभी कभी ये भी पूछता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के सूत्रधार कौन हैं, तो आपको किताब में से पता करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक, अति सिंचन से जल क्रांता की समस्या आ जाती है, मतलब अति सिंचाई से, और ये समस्या कहाँ है? पंजाब में है। ये आपसे पूछा जाएगा कि जल क्रांता की समस्या कहाँ है? पंजाब में। वो ज़्यादा भूमि को अति कर देता है। आगे अगले पार्ट में है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, जो कि हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। और वन संसाधन, खनिज संसाधन अगली बार, इस सब आप जाकर किताब पढ़ लें और इसके क्वेश्चन आंसर और कीवर्ड, मेमोरी मैप, जितने भी टाइप से आप पढ़ना जानते हैं और नहीं जानते हैं तो स्टडी ट्रेनिंग्स के वीडियोज़ देखते रहें। गुड लक, फिर मिलेंगे।